हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न समझने वाले हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में आपका पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और साथ ही साथ सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो आपका पेपर आएगा त्रैमासिक परीक्षा का गणित विषय का 75 अंक का आपका पेपर आएगा और आपको जो समय दिया जाएगा 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और इस प्रकार से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। यदि आप त्रैमासिक परीक्षा में 50 से 60 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो जो संख्या p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में अर्थात बटे वाली संख्या जो होती हैं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे यदि हम पहले आ नंबर के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 0.57 है। यदि हम इसको बटे के रूप में लिखें, यहाँ से यदि हम दशमलव हटाएं तो ऊपर आ जाएगा 57 आ जाएगा और जीरो का तो कोई अर्थ नहीं है, आगे लिखा है 0। तो 57 और दशमलव का अर्थ क्या होता है, 1 माना जाता है और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने यहाँ पर हम 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर 1 और 1 2 0 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 0.57 को हम 57/100 लिख सकते हैं। तो यह तो एक परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन भी आपका आंसर हो सकता है। इसके बाद 2 नंबर के ऑप्शन में क्या दिया गया है, 0 दिया गया है और यदि हम 0 के बटे 1 लिख दें तो यह भी क्या बन जाएगी, एक परिमेय संख्या अर्थात अंश बटे हर के रूप में p/q के रूप में संख्या बन जाएगी। तो यह भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद 7 नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर 1/2 पहले से एक परिमेय संख्या दी गई है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी अर्थात यहाँ पर 0.57 भी होगा, इसका आंसर 0 भी होगा और 1/2 भी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या। इस प्रकार से आपको कोई भी 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2 नंबर का ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यह अध्याय 2 से पूछा गया है, बहुपद वाले चैप्टर से। निम्नलिखित में बहुपद है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुपद कब होता है। तो बहुपद कब होता है, इसकी 2 शर्तें होती हैं कि यहाँ पर कोई भी संख्या जो है करनी के अंदर नहीं लिखी होना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी संख्या करनी के अंदर नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो नियम होता है, कोई भी संख्या जो है अंश बटे हर के रूप में नहीं होना चाहिए, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी होना चाहिए। जैसे कि यदि हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √2x - 1 दिया गया अर्थात करनी 2x - 1 दिया गया है। तो यह तो करनी के अंदर की संख्या है, तो यह एक बहुपद नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद 2 नंबर के ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर x - 1 बटे x - 2 दिया गया है। तो यह तो एक बटे की संख्या दी गई है अंश बटे हर के रूप में, तो यह भी नहीं होगा। इसके बाद यदि हम तीसरे ऑप्शन की बात करें x² + 3x, इस प्रकार से यह आपका क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा और यह द्विघातीय बहुपद होगा। यदि क्वेश्चन में पूछा गया होता कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद है तो हमें यहाँ पर बताते x² + 3x, लेकिन बहुपद पूछा गया तो 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुपद कब होता है। बहुपद के लिए 2 शर्तें होती हैं कि यहाँ पर करनी नहीं होना चाहिए और कोई भी संख्या बटे में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए x² + 3x, यह एक क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से ऐसी संख्या बताना है जो 1 और 2 के बीच में हो और कौन सी हो, परिमेय संख्या हो अर्थात बटे वाली संख्या हो। इस प्रकार से तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी जो है 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या है।
तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हमें 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या को बताना है। तो सबसे पहले हम आ नंबर के ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 1/3 का अर्थ क्या है, यदि हम 3 का भाग 1 में करें, इस प्रकार से 3 का भाग यदि हम 1 में करें, नीचे की संख्या का भाग यदि हम 1 में करें तो 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और दशमलव आ जाएगा। और जब भी हम 0 और दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर एक 0 आ जाता है। 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली संख्या लगभग कितना है, 0.3 है। यह तो 1 और 2 के बीच में नहीं है, यह 0 के बीच में है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद यदि हम दूसरे ऑप्शन की बात करें 1/5, तो यदि हम 5 का भाग 1 में करें, नीचे की संख्या का भाग आपको ऊपर की संख्या में करना है, तो 5 का भाग यदि हम 1 में करें तो 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, क्योंकि 5 बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो यहाँ पर 0 दशमलव आ जाएगा। और जब भी 0 दशमलव आ जाता है तो यहाँ पर हम एक 0 यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, तो यह भी एक 0 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में तो नहीं है। यदि 1 दशमलव इस प्रकार से 5 आ जाता या 1.4 आ जाता तो हम कह सकते थे कि 1 और 2 के बीच में है, लेकिन यह तो 0.2 आया है और पहले ऑप्शन का आंसर 0.3 आया है। इसके बाद यदि हम सा नंबर के ऑप्शन को चेक करें, सा नंबर के ऑप्शन में कितना दिया गया है, 4/3 दिया गया है। और यदि हम 3 का भाग 4 में करें तो हमें पता चल जाएगा कि यह 0 के बीच में है या 1 और 2 के बीच में है। तो 3 का भाग हम 4 में करेंगे, नीचे की संख्या का भाग हम ऊपर की संख्या में करेंगे। तो 3 का भाग यदि हम 4 में करें तो 3 का भाग तो 4 में जाएगा, 3 एकम 3 होगा। घटाएंगे यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, 1 में 0 आ जाएगा। और 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तो 1 और 2 के बीच में है, क्योंकि 1.3 1 और 2 के बीच में होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पर इस प्रकार से। इसके बाद यदि हम दा नंबर के ऑप्शन को चेक करें कि क्या दा नंबर का ऑप्शन भी हो सकता है, तो यदि हम 7/2 है, यहाँ पर कितना दिया गया, 7/2 दिया गया। तो यदि हम 2 का भाग 7 में करें तो लगभग कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 3 6 इस प्रकार से जाएगा। तो यह 2 और 3 से ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 तो 2 के बाद आता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है सा नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि 1.3 जो है 1 और 2 के बीच में है। तो इस प्रकार से सा नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 4/3 जो है 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको कोई भी एक बहुपद दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसकी घात बताइए। कोई भी बहुपद दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको यही का यही बहुपद दिया जाए, आपको कोई भी बहुपद दिया जा सकता है और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी घात लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएं और आपसे कहा जाए कि बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात जो है बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी घात यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 की घात है, यहाँ पर 4 की घात है, यहाँ पर 3 की घात है x पर, यहाँ पर x पर 2 की घात है। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 4 की घात है x पर, तो यहाँ पर इसकी घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आ में दिया गया है 4। इस प्रकार से राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इस प्रकार से एक बहुपद दिया गया है 1 - 2x का शून्यक है। तो हम शून्यक कैसे निकालते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे 2 अंक में भी पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई भी बहुपद दिया जाए और आपसे कहा जाए कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम इसको थोड़ा सा रम्य समझें, यहाँ पर इस प्रकार से जब भी आपको एक बहुपद दिया जाए और आपसे कहा जाए कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हम बहुपद के बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। 1 - 2x एक बहुपद दिया गया है और यहाँ पर हमें शून्यक ज्ञात करना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो हम इसके बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम -2x को हमने जहाँ की तहाँ लिखा, क्योंकि जो शून्यक होते हैं इस प्रकार से x या y के मान होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस बहुपद में चर यहाँ पर x दिया गया है, तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, यही इसके शून्यक होंगे। और आपको ध्यान रखना है कि रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। द्विघात बहुपद अर्थात 2 की घात वाले बहुपद के जो शून्यक होते हैं 2 होते हैं।
त्रिघात बहुपद वाले बहुपद के जो शून्यक होते हैं 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर चर की जो उच्चतम घात है यहाँ पर x पर 1 की घात मानी जाती है, लेकिन लगाई नहीं जाती है। तो यहाँ पर इसका जो शून्यक होगा 1 ही होगा। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो ऋण के 2x को हमने जांघिता लिखा है। इसके बाद यदि हम +1 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। दोनों पक्षों से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर 1 बचेगा। और यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो x बराबर कितना हो जाएगा, बटे गुणा की संख्या जो है बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर 2 गुणा में दिए गए हैं तो बटे में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से x का मान 1/2 हो जाएगा। यही जो है बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से बहुपद 1 - 2x का शून्यक क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कोई भी बहुपद दिया जा सकता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है इस प्रकार से √a + √b इंटू में दिया गया है √a - √b। इस प्रकार से करनी के अंदर संख्याएं दी गई हैं, करनी a + करनी b इंटू करनी a - करनी b। तो जब भी आपको इस प्रकार से दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है एक सर्वसमीका होती है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से एक सर्वसमीका होती है। यदि इस प्रकार से a + b आपको दिया जाए और बीच में आपको इंटू दिया जाए और a - b दिया जाए तो जो सर्वसमीका होती है a² - b² होती है। इस प्रकार से a और b यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर a की जगह √a दिया गया अर्थात करनी a दिया गया है और b की जगह √b दिया गया। तो इसकी जो सर्वसमीका होती है a वर्ग ऋण b वर्ग होती है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो a की जगह a का मान यहाँ पर √a दिया गया तो हम a की जगह क्या रखेंगे, √a रखेंगे और वर्ग लगाएंगे, माइनस चिन्ह जांघिता। b की जगह b का मान कितना है, √b है तो हम b की जगह b का मान √b रखेंगे और वर्ग जांघिता लगाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार से दिया जाए कि एक ब्रैकेट में आपको इस प्रकार से a + b, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर a - b और बीच में इंटू का चिन्ह दिया जाए तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं a² ऋण b²। a की जगह a का मान यहाँ पर √a है तो हमने a लिखा, वर्ग जांघिता लगाया। इसके बाद ऋण चिन्ह जांघिता, b की जगह b का मान यहाँ पर √b है तो यहाँ पर हमने करनी b लिखा और वर्ग को जांघिता लगाया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें करनी a का वर्ग निकालना है। तो करनी a का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, करनी a को हम 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि a और a का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a वर्ग आ जाएगा और वर्ग और वर्गमूल यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, वर्ग और वर्गमूल अर्थात करनी और वर्ग यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर a का वर्ग √a का वर्ग क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि हम करनी b का वर्ग निकालेंगे तो करनी b को हम 2 बार लिखेंगे इस प्रकार से। और जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर b और b का गुणा होगा तो b वर्ग आ जाएगा, करनी और वर्ग यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा a - b होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 12 में दिया गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से 5 या 6 अंक में आपसे जो है सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से आपसे 5 या 6 अंक में जो है खाली स्थान पूछे जाएंगे। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ पर इस प्रकार से आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छी से समझना है। तो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर अर्थात कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जितनी भी धनात्मक संख्या होती हैं वह सभी जो हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। यहाँ पर 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं।
और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप आंसर में 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 पर 1/2 की घात का मान है। इस प्रकार से 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो 16 पर 1/2 की घात दी गई है। तो सबसे पहले 16 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम 4 का गुणा 4 से करें तो 16 आ जाएंगे। इसके बाद 4 कितनी बार है, यहाँ पर 1 और 1 2 बार है। तो यहाँ पर 4 के ऊपर हम 2 की घात लगा सकते हैं और यहाँ पर 1/2 को हमने जाकेता लिखा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 16 को हमने जो है 4 का वर्ग लिखा, 1/2 की घात को हमने जाकेता लगाया। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी घात के ऊपर घात होती है, इस प्रकार से यदि a के ऊपर m की घात है और यहाँ पर घात के ऊपर n की घात है, तो यहाँ पर घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। m का गुणा n से होगा। इस प्रकार से नियम होता है, यदि घात के ऊपर घात है, 2 बार घात है, तो जो घातों का गुणा हो जाता है इस प्रकार से m × n। तो यहाँ पर 4 को हमने जाकेता लिखा, 2 पर 1/2 की घात है, तो इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 × 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा में संख्या सेम है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, 2 से 2 कट जाएगा। तो 4 पर कितने की घात बचेगी, 1 की घात, और 4 पर 1 की घात का मान कितना होता है, 4 होता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खालिस्तान है, बहुपद शून्य को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुपद शून्य को जो है शून्य बहुपद कहा जाता है। इसके बाद आप अच्छे से समझ लें कि रैखिक बहुपद क्या होता है। जैसे हमने एक बहुपद लिखा है x+2, तो 1 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि चर की उच्चतम घात कितनी हो, 1 हो। यहाँ पर x पर 1 की घात मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती है, तो यहाँ पर 1 की घात वाले बहुपद को जो है रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन इस प्रकार से बहुपद शून्य को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा खालिस्तान है, कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है, परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या जितनी भी कर्णी वाली संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल नहीं होता, जैसे कर्णी 2, कर्णी 5, कर्णी 7, इन संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो कर्णी वाली संख्या होती हैं यह अपरिमेय संख्या होती हैं। और दशमलव वाली संख्या जैसे 1.2525 इस प्रकार की संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। और दशमलव के बाद जो है अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। और कर्णी वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्णी 2 है, कर्णी 2 का तो वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए है क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, अपरिमेय। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद x-3 का शून्यक है। तो हम शून्यक कैसे निकालते हैं, जब भी आपको एक बहुपद दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, तो जो भी बहुपद दिया गया है उसको आपको 0 के बराबर ले लेना है। तो यहाँ पर बहुपद दिया गया है x-3, तो जब भी आप शून्यक ज्ञात करते हैं तो जो बहुपद है उसके बराबर हम 0 लेते हैं और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर यदि हम x का मान निकालें तो जो ऋण का 3 है इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर धन का 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही जो है बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है +3। यहाँ पर x ऋण 3 का शून्यक हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर में 3 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वां खालिस्तान है, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्या होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी 2 परिमेय संख्या हैं तो उनके मध्य जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। ऐसा नहीं है कि केवल हम एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं,
अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। हम चाहें तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य 50 परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, 1000 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य जो है अनंत परिमेय संख्या होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनंत इसका राइट आंसर होगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन जो है एक शब्द या एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। इसके बाद 7वां खाली स्थान है अचर बहुपद की घात होती है। तो सबसे पहले आप चर और अचर को अच्छे से समझ लें। चर इस प्रकार से होते हैं एक्स वाई जेड। ज़्यादातर जो चर होते हैं एक्स वाई जेड के रूप में होते हैं, और जो अचर होते हैं इस प्रकार से आप गिनती कह सकते हैं, संख्या कह सकते हैं। इस प्रकार से 1 2 3 यह क्या होते हैं? अचर होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि अचर बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर यदि हम एक 2 ले मान के चले तो यह क्या है? एक अचर बहुपद है, और इस बहुपद का घात पूछी गई है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 पर कितने की घात मानी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। कोई भी घात नहीं होती है। यहाँ पर क्या मानी जाती है? शून्य मानी जाती है। और यदि हम रैखिक बहुपद की बात करें, जैसे यहाँ पर 2x + 3 है, तो यह एक क्या है? रैखिक बहुपद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चर की उच्चतम घात 1 है। यहाँ पर x पर 1 की घात मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती है। तो यह एक क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अचर बहुपद की घात खाली स्थान होती है। तो क्या होती है? आपको ध्यान रखना है शून्य होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 या 6 अंकों में जो है आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है सही जोड़ियाँ बनाइए। तो जो सही जोड़ियाँ होती हैं ब्रिज कोर्स से पूरी की पूरी सही जोड़ियाँ पूछी जाती हैं। इसलिए ब्रिज कोर्स में दिए गए सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यदि आपने ब्रिज कोर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो ब्रिज कोर्स के हमने सभी क्वेश्चन जो त्रिमासिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं समझा दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी। इस प्रकार से आपको और बाय यहाँ पर स्तंभ दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है ऋण के 6 दिए गए हैं प्लस के 3 दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माइनस के 6 दिए गए हैं प्लस के 3 दिए गए हैं। तो यहाँ पर 6 में से यदि हम 3 को माइनस करें तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, ऋण की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर चिन्ह ऋण का आएगा। तो आंसर कितना होगा? ऋण 3 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर के ऑप्शन में ऋण 3 दिया गया। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऋण 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बी वाले ऑप्शन से मिला देना है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर ऋण के 5 दिए गए हैं इंटू यहाँ पर ऋण के 4 दिए। जब भी इस प्रकार से कोष्टक लगे होते हैं तो यहाँ पर कोष्टक के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो हम 5 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि गुणा में ऋण का क्या होता है? धन होता है, अर्थात माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस होता है। प्लस चिन्ह लगाया नहीं जाता, यहाँ पर इस प्रकार से माना जाता है। तो 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा और प्लस का 20 आ जाएगा। इस प्रकार से नियम को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गुणा के नियम होते हैं प्लस और माइनस का गुणा में माइनस चिन्ह आता है, माइनस और प्लस का गुणा में यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है, माइनस माइनस का गुणा में प्लस चिन्ह आता है, और यहाँ पर प्लस और प्लस का गुणा में प्लस चिन्ह आता है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डी वाले ऑप्शन से मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 1/4 दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा एफ नंबर का ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि 2/8 दिया गया, यहाँ पर 1/4 दिया गया, इसको हमने जांकिता लिखा है। यहाँ पर एफ नंबर के ऑप्शन में 2/8 दिया गया है। और यदि हम 2 से इसको कैंसिल आउट करें तो 2 एकम 2 होगा और 2 चौके 8 होगा। इस प्रकार से हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर के ऑप्शन का आंसर होगा, इस प्रकार से आपको एफ नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है 2/100 दिया गया है।
तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि यदि हम इस प्रकार से भिन्न को यदि हम दशमलव भिन्न में बदलें तो भिन्न को हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर एक भिन्न दी गई है 2/100। तो यहाँ पर यदि हम नीचे की संख्या का भाग ऊपर की संख्या से करें, 100 का भाग आपको 2 में करना है। इस प्रकार से 100 का भाग हम 2 में करेंगे तो 100 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, भाग नास्ती शून्य, 2 जांघिता आ जाएंगे। इसके बाद हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव जब भी हम लगाते हैं तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 100 का भाग 20 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर भाग नास्ती शून्य आ जाएगा, यहाँ पर शून्य आ जाएगा, 20 जांघिता आ जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं और 100 का भाग 200 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 100 दूनी 200 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में 0.1 दिया गया, अर्थात आपको एक संख्या दशमलव रूप में दी गई है और दशमलव से यहाँ पर हमें भिन्न के रूप में संख्या को बदलना है, अर्थात भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। तो हम कैसे करते हैं आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है 0.1 दी गई है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी भी संख्या को हम दशमलव भिन्न से भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, अर्थात बटे वाली संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस संख्या का दशमलव हटाएंगे और दशमलव हटाएंगे तो 0-1 आ जाएगा और 0 को लिखें चाहे ना लिखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद दशमलव का यहाँ पर क्या माना जाता है, नीचे 1 माना जाता है और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है तो यहाँ पर हम 1 0 लगाएंगे। तो इस प्रकार से दशमलव रूप से हम भिन्न रूप में अर्थात बटे वाली संख्या के रूप में हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर 1/10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया गया है, प्लस के 2 दिए गए हैं, प्लस चिन्ह है, ऋण का 1 दिया गया है। तो सबसे पहले 2 को हमने जांघिता लिखा, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा में माइनस चिन्ह आएगा और 1 को हम जांघिता लिखेंगे। इसके बाद 2 में से यदि हम 1 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो सही जोड़ियाँ हैं ब्रिज कोर्स से पूछी जाती हैं। तो ब्रिज कोर्स में दिए गए सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्नांक 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक बहुपद दिया गया है 7x² माइनस x घन प्लस 7x - 4 की घात लिखिए। तो जब भी आपको एक बहुपद दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बहुपद की घात लिखिए, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुपद की सबसे बड़ी घात, यहाँ पर x पर कितने की घात है, 3 की घात है। तो यहाँ पर इसकी घात क्या हो जाएगी, आंसर कितना हो जाएगा, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे घात बराबर 3। तो इस प्रकार से कोई भी आपको बहुपद दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बहुपद की घात लिखिए, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर घात बराबर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 5 करनी 5 और 2 करनी 5 का गुणनफल लिखिए, अर्थात गुणा करके यहाँ पर जो आंसर आएगा उसका यहाँ पर आंसर आपको लिखना है, गुणा करना है यहाँ पर। तो 5 करनी 5 का गुणा यदि हम 2 करनी 5 से करेंगे, आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले करनी के बाहर वाली संख्या का गुणा हम करनी के बाहर वाली संख्या से करेंगे। तो 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10 आ जाएंगे। और करनी 5 का गुणा आपको करनी 5 से करना है। इस प्रकार से करनी 5 का गुणा करनी 5 से करना है। यहाँ पर 5 का गुणा हमने 2 से किया तो 5 का गुणा 2 से करने पर कितने आए, 10 आए। इसके बाद करनी 5 का गुणा हम करनी 5 से करेंगे, तो इस प्रकार से हमने लिखा है। इसके बाद 10 को हम जांघिता लिखेंगे। जब 5 का गुणा 5 से होगा तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। या फिर 5 और 5 की जोड़ी बन जाएगी तो 5 जो है करनी से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 10 गुणित 5 लिखेंगे हम इसको, क्योंकि जो 5 है करनी से बाहर आएगा तो गुणा में आएगा। तो 10 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, गुणनफल का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बहुपद x घन
-3x² + 2x + 4 में x वर्ग का गुणांक लिखिए। यहाँ पर x वर्ग का गुणांक पूछा गया है, तो यहाँ पर यदि हम x वर्ग के आगे देखें, x वर्ग के साथ कौन सी संख्या है, -3 दिए गए, चिन्ह सहित आपको लेना है। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हम गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो जब भी आपसे गुणांक पूछा जाए, जैसे यहाँ पर यदि x का गुणांक पूछा होता, तो x के साथ कौन सी संख्या है, 2 है, और आपको चिन्ह भी लेना है, चिन्ह सहित लेना है, आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर x का गुणांक पूछा होता तो यहाँ पर कितना होता, +2 होता। यदि यहाँ पर x घन का गुणांक पूछा होता तो x घन के साथ कोई भी संख्या नहीं है, और जब कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है, तो x घन का गुणांक कितना हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में x वर्ग का गुणांक पूछा गया, तो x वर्ग के साथ कौन सी संख्या है, यहाँ पर 3 है, और आपको चिन्ह भी लेना है, तो x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा, -3 होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा -3 होगा। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आपको एक बहुपद दिया जाए और आपसे कहा जाए कि x वर्ग का गुणांक लिखिए। तो x वर्ग के साथ यहाँ पर 3 लिखे हैं और यहाँ पर चिन्ह भी आपको लेना है, तो x वर्ग का गुणांक कितना होगा, -3 होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या फिर जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से परिमेय संख्या को निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर 1/7 दिया गया है, इसके बाद 2/7 दिया गया, और यहाँ पर हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, एक परिमेय संख्या। तो आपको क्या करना है, कितनी ज्ञात करनी है, एक ज्ञात करनी है। तो आपको एक से ज़्यादा लेना है। यदि हम एक में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का गुणा यहाँ पर हम इस वाली संख्या से करेंगे अंश व हर में। इस प्रकार से हमने अंश व हर में 2 का गुणा किया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर 2 परिमेय संख्या पूछी होती तो 2 में हम कितना जोड़ते, 1 जोड़ते, तो 2 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाता, 3। तो 3 का गुणा यहाँ पर हम इस वाली संख्या से करते ऊपर और नीचे अंश व हर में। इसी प्रकार से 3 का गुणा हम इसमें भी करते अंश व हर में। लेकिन क्वेश्चन में केवल एक ही परिमेय संख्या पूछी गई है, तो यदि हम एक से एक ज़्यादा लें, अर्थात एक में यदि हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा यहाँ पर किया, और इस वाली संख्या में भी हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा किया। इसके बाद गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, 7 का गुणा 2 से होगा तो 14 आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 का गुणा 2 से 4 आएगा, 7 का गुणा 2 से होगा 14 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हर समान हैं, तो हम 2 और 4 के बीच एक संख्या लिख सकते हैं। 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आती है, और बट्टी 14 जाके था। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम इसको वापस से 2 से कैंसिल आउट करें तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। इसको भी यदि हम 2 से कैंसिल करें तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो इस प्रकार से 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या कौन सी आ जाएगी, 3/14 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या 3/14 आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप 3/14 लिखें, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 3/14 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि ऋण 3 से छोटा कोई एक पूर्णांक लिखिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संख्या जो है संख्या रेखा पर किस प्रकार से होती हैं और पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि धन की और ऋण की, अर्थात प्लस और माइनस की जितनी भी संख्या होती हैं वे सभी संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं। और संख्या रेखा पर यह संख्याएं इस प्रकार से होती हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बीच में जो है 0 होता है, और दाएं तरफ इस प्रकार से जो होती हैं सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और आगे तक भी अनंत तक संख्या होती हैं, प्लस इन्फिनिटी तक होती हैं। और यहाँ पर 0 के इस तरफ अर्थात बाएं हाथ तरफ जो है यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं। 0 के बाद ऋण 1 आता है, फिर इसके बाद ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस प्रकार से बहुत सारी संख्या होती हैं, जैसे ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, और यहाँ पर होता है लास्ट में माइनस का इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋण 3 से छोटा कोई एक पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ पर ऋण 3 a है, ऋण 3 से छोटा पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऋण की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी संख्या क्या मानी जाती है, छोटी मानी जाती है।
तो ऋण 3 से छोटा एक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। ऋण 5 भी हो सकता है, ऋण 6 भी हो सकता है, ऋण 7 भी हो सकता है, ऋण 8 भी हो सकता है। तो आप कोई भी एक संख्या लिख सकते हैं। जैसे यदि हम ऋण 4 को लिख दें, आप इनमें से कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऋण 4 को लिखें, आप ऋण 50 को भी लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऋण की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी मानी जाती है। तो यहाँ पर ऋण 3 से छोटा एक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, ऋण 4 लिखना है। इसके बाद यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। आप क्यों है, तो इस प्रकार से है क्योंकि शून्य के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम p बटे q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो शून्य के बटे तो हम 1 लिख सकते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आपको आंसर में लिखना है हाँ, शून्य क्या है, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि 3 पर 0 की घात का मान लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या पर 0 की घात है तो यहाँ पर उस संख्या का जो मान होता है 1 होता है। आप चाहें तो 50 पर भी 0 की घात लगा सकते हैं। तो किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे यदि हम 10 पर 0 की घात लगा दें तो इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या पर 0 की घात है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो 3 पर 0 की घात का मान कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से आपसे एक शब्द या एक वाक्य में जो है 5 से 6 अंक में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद प्रश्नांक 5 में सत्य सत्य पूछे जाते हैं कि निम्न कथनों में सत्य या असत्य बताइए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या कब होती है, बटे वाली संख्या है जिसका वर्गमूल होता है, करनी वाली संख्या जिसका क्या होता है, वर्गमूल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करनी 5 का तो वर्गमूल नहीं होता है। यदि यहाँ पर करनी 5 की जगह करनी 25 होता है तो करनी 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। इस प्रकार से हम करनी 25 को 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। 5 की जोड़ी बन जाएगी, 5 करनी से बाहर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो 5 दिया गया करनी के अंदर, तो करनी 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो जितनी भी करनी वाली संख्या होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं होता है वे सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 करनी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। यदि ऐसा पूछा होता क्वेश्चन में कि 3 करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, तो हमारा कथन क्या होता, सत्य होता। लेकिन यहाँ पर 3 करनी 5 एक परिमेय संख्या बताया गया है तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है। तो सबसे पहले हम चर और अचर को समझ लेते हैं। तो चर क्या होते हैं, इस प्रकार से x y z होते हैं, और जो अचर होते हैं इस प्रकार से संख्या होती हैं, गिनती वाली संख्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 5 क्या है, एक अचर है। तो यह कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बताया गया है कि 2x + 5 में जो अचर पद है 5 है। यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अनावसानी अनावृत्ति होता है। तो इसको थोड़ा सा हम रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या इस प्रकार से करनी वाली संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं होता है, करनी वाली संख्या है, या फिर दशमलव वाली संख्या है इस प्रकार से 1.4 3 2 इस प्रकार से 9 8 7 डेढ़ इस प्रकार की संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक अपरिमेय जो संख्या का दशमलव प्रसार होता है वह अनावसानी होता है, अर्थात अशांत होता है और अनावृत्ति होता है। यह कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अर्थात अशांत और अनावृत्ति होता है। अर्थात संख्याओं की आवृत्ति बार बार नहीं होती है। संख्या इस प्रकार से कभी 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 9 आ जाए, 8 आ जाए, 7 आ जाए, इस प्रकार से संख्याएं रिपीट होती हैं। तो यहाँ पर यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है
एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं और पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो है गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, अर्थात जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से और आगे तक की संख्याएं यह प्राकृतिक संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्या जो होती हैं, यहाँ पर यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को और लिख दें, 0 को और ऐड कर दें इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5, तो यह क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अर्थात हर एक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में पूरी की पूरी जो है प्राकृतिक संख्या सम्मिलित की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें केवल 0 ऐड किया गया है, 1 2 3 वही की वही संख्या जो है पूर्ण संख्या में सम्मिलित की गई है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अर्थात हर एक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। इस प्रकार से यह कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, सत्य लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो सबसे पहले जो पूर्ण संख्या होती हैं इस प्रकार से होती हैं, यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 और ऐड कर दें तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 इस प्रकार से और आगे तक भी संख्या है। और यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक होता है और पूर्णांक संख्या में जो है प्लस की और माइनस की सभी प्रकार की संख्या होती हैं, 1 2 3 इस प्रकार से ऋण 1 ऋण 2 इस प्रकार की संख्या होती हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि हर एक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यह कथन आपका सत्य होगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की धनात्मक संख्या होती हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्या जो अंश बटे हर अर्थात पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, अर्थात बटे वाली संख्या, यह संख्या जो है परिमेय संख्या होती हैं। और पूर्णांक संख्याएं सभी प्रकार की धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और बटे वाली संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं। तो क्वेश्चन में पहले से बताया गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या अर्थात हर एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह आपको 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न समझाए जाएंगे।